नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकसभा के चुनाव बहुत जल्द होने जा रहे हैं। बहुत जल्द इसकी अधिसूचना भी जारी हो जाएगी और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी हो रही है सियासत में, वो बिहार को ही लेकर पहले भी हो रही थी और आज भी वही स्थिति कहीं ना कहीं बनी हुई है। आज कुछ तथ्यों को आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगा। आप देखें कि क्या वाकई में वो मेल खाते हैं या इसके अलग कोई कहानी बनती हुई दिखाई देती है। इसके पहले मैं आप तमाम दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ। इस समीकरण जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप जब देखेंगे तो इसके पहले के मेरे जो दो एनालिसिस है, एक जो एपिसोड नंबर 65 है और दूसरा वीडियो जो मैंने 60 डाला है, जिसमें नीतीश कुमार के सीटों के बारे में मैंने चर्चा की थी। और ये जो लास्ट वाला जो मैं बता रहा हूँ, इसमें हमने एनडीए की सीटों के समीकरण के बारे में आप लोगों से चर्चा की कि एनडीए के घटक दल नीतीश कुमार के आने के बाद कितने सीटों का समीकरण बन रहा है और कौन कौन इसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार बिहार के जब सीएम बन गए एनडीए के पाले में आने के बाद, तो बहुत सारी बातों की चर्चा हुई, चाहे वो गृह विभाग के बारे में हो और ऐसे कई अन्य विभाग जो आपने देखा कि आरजेडी के कोटे में है। तो सवाल ये उठा कि बीजेपी नीतीश के शर्तों पे जैसे पहले रही है वैसे ही इस बार भी सरकार में बनी हुई है। लेकिन उसमें एक बात मैंने जो कही कि बिहार से ज़्यादा केंद्र भाजपा के लिए इम्पोर्टेंट है और अगर उसके लिए उसे कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो वो देगी। और यही दावे कहीं ना कहीं इस विश्लेषण के माध्यम से मैं आप तमाम दर्शकों को बताना चाहता हूँ। हमने सीटों के समीकरण को लेकर पहले ये बताया था कि जदयू मैक्सिमम 12 सीट पे चुनाव इस बार लड़ेगी। लगभग आधा दर्जन सीटों का नीतीश कुमार ने त्याग किया है सीएम बने रहने के लिए और भाजपा ने भी उन्हें उनके इशारे पे छोड़ दिया है कि ठीक है, बिहार आप अपने हिसाब से चलाइए, हमारे जो 2 असिस्टेंट हैं वो आपके साथ रहेंगे, लेकिन केंद्र की राजनीति हम जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे और केंद्र में कौन मंत्री बनेगा सरकार आने के बाद, इसका भी डिसीजन जदयू नहीं लेगी। ये भाजपा ही तय करेगी कि जदयू कोटे से
कौन मंत्री बनेंगे, वो ललन सिंह होंगे या संजय झा। किसको मोदी पसंद करते हैं ये तो आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा। लेकिन बात सीटों के समीकरण को कि आखिर नीतीश कुमार के आधा दर्जन सांसद और जो उनकी जीती हुई सीटें हैं, आखिर वो क्यों छोड़कर एनडीए में आने को तैयार हुए। तो साथियों, एक बात समझ लीजिए, चाहे जितनी भी चर्चाएं हो जाए, सरकार बदलने के बाद तेजस्वी यादव के स्वभाव की चर्चा भी लगातार हो रही है। जिस प्रकार से वो रिएक्ट कर रहे हैं, संयमित भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं, लालू यादव के दरवाज़ा खुले रखने की बात हो, इन तमाम बातों के बावजूद नीतीश कुमार एनडीए से अब कहीं जाते हुए नज़र आपको नहीं आएंगे। और ख़ास करके बहुमत साबित होने के बाद अगले 6 महीने तक बहुमत साबित करने का दूसरा कोई प्रावधान नहीं होता है और तब तक देश में केंद्र की सरकार स्थापित हो जाएगी। और आगे चलकर कैसे इन सीटों के समीकरण को नीतीश कुमार को सेट किया जाएगा, ये सारा प्लानिंग हो चुका है। आप सभी को पता है कि भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में 2 दिन की हो रही है। कल और आज दोनों दिन उनकी बैठक वहाँ पे हो रही है। लेकिन इन सारे सीटों के समीकरण से लेकर आगे की रणनीति पे सारा कुछ दिल्ली में तय हो जाएगा और 2-4 दिनों के अंदर ही ये तमाम चीज़ों से पर्दा भी उठ जाएगा कि एनडीए के सीटों का समीकरण क्या होगा और कौन से दल के कितने सीटें हैं और कौन से प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ने वाले। हालांकि पूरी डिटेल मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जेडीयू के जो सीटें हैं और भाजपा के जो सहयोगी दल हैं वो कहीं ना कहीं उन्हीं सीटों पे एडजस्ट होगी जो पहले से जेडीयू जीती हुई, और भाजपा तो अपनी जो सीटें हैं वो उतनी सीटें पे चुनाव लड़ेगी ही। जो सीटें सामने आई है उसको एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले काराकाट सीट, ये निश्चित तौर पे यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि उनके जितने भी शीर्ष नेता हैं वो सारे के सारे शुरू से काराकाट में जमे हुए हैं और 2014 में भी उपेंद्र कुशवाहा वहाँ से चुनाव एनडीए की ओर से लड़े थे और जीते थे। अभी जो वर्तमान सांसद है वहाँ पे महाबल सिंह जेडीयू के, इनका टिकट कटना तय है और यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। दूसरी सीट सीतामढ़ी की है। आपने देखा होगा पिछले दिनों सीतामढ़ी सीट पे कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है जदयू के ही अंदर, चाहे वो सिटिंग सांसद सुनील कुमार पिंटू हों, वहाँ के एमएलसी रामेश्वर महतो हों, देवेश चंद्र ठाकुर हों, इन्होंने भी अपनी दावेदारी की थी,
और इसके साथ जो आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा ने वहाँ एक रैली की थी और जो उनके नेता हैं माधव आनंद, उनके लिए उन्होंने वहाँ पे फील्डिंग कर दी थी और कहीं ना कहीं वहाँ पर बीजेपी की भी नज़र है। ऐसे में सुनील कुमार पिंटू का टिकट तो निश्चित तौर पे कटना तय है। वहाँ बीजेपी भी उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं देने जा रही है और ये सीट ऐसी स्थिति में इतनी कंट्रोवर्सी होने के बाद जेडीयू हो सकता है अपने पाले में रखे ही नहीं। लेकिन एक बात तय है कि इन्हीं नामों में से कोई एक यहाँ से चुनाव लड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। सीटें भाजपा की हो सकती है या भाजपा के टिकट पे आरएलजेडी के कैंडिडेट हो सकते हैं या एलजेपी के भी कैंडिडेट हो सकते हैं। तीसरी गया की सीट सुरक्षित सीट है। आपको पता है कि वहाँ पे जेडीयू के विजय मांझी हैं और जीतन राम मांझी शुरू से गया सीट पे दावेदारी करते रहे हैं और ये तय है कि जीतन राम मांझी या उनके बेटे संतोष सुमन, इन दोनों में से कोई भी एक इस सीट पे चुनाव लड़ेंगे और विजय मांझी का टिकट कटना तय है। चौथी सीटें जहानाबाद की है। जहानाबाद में सुरेंद्र यादव महागठबंधन के प्रत्याशी रहे हैं। ये भी सीट हमेशा से जहानाबाद में एक परिचलन रहा है कि बहुत दिन तक कोई भी सांसद को वहाँ की जनता पसंद नहीं करती है। ऐसे में पहले भी मैंने एक नाम आपको बताया था चितरंजन कुमार का। चितरंजन कुमार की बातें एलजेपी से भी हो रही है, चिराग पासवान से, यहाँ से आरएलजेडी भी अपना दावा कर रही है और बीजेपी तो है ही। ऐसे में सीट पे कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि प्रत्याशी के रूप में चितरंजन कुमार बहुत मजबूत दावेदार के रूप में दिखाई देते हैं। चौथी सीट सुपौल की है। सुपौल में आपको पता है कि बैद्यनाथ मेहता जो पूर्व आईआरएस हैं, आरएलजेडी की ओर से ये काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं अपनी। यहाँ पे जो दिनेश्वर कामत जेडीयू के सांसद हैं और जो प्रकरण अभी हुआ, आप सभी को पता है कि वो विजेंद्र यादव के प्रॉक्सी के रूप में काम करते हैं और जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने उन्हें क्लास लगाई है और इंटरनल सर्वे में भी भाजपा के ये कहा जा रहा है कि वो बहुत पीछे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये सीट भाजपा या तो अपने पास रखेगी, आरएलजेडी की अपनी दावेदारी है चूँकि बैद्यनाथ मेहता यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये हो सकता है, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी तो उन्होंने बनाई है लेकिन सिंबल अभी तक मिला नहीं है। ऐसे में बैद्यनाथ मेहता कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ते हुए दिखाई दें। दूसरी सीट जो पूर्णिया है,
पूर्णिया में आप सभी को पता है कि संतोष कुशवाहा 2 बार चुनाव लगातार जीते हैं। ऐसे में इस बार उनका टिकट कटना तय है, क्योंकि उनका बहुत अच्छा रिपोर्ट नहीं आया है और पूर्णिया पे कहीं ना कहीं एलजेपी की भी नज़र है, आरएलजेडी की नज़र है, भाजपा खुद नज़र बनाए हुए है। और इंटरेस्टिंग चीज़ एक है, आप सभी को पता होगा कि संजीव मिश्रा जो पैनोरमा ग्रुप के चेयरमैन हैं, ये भी काफ़ी एक्टिव रहे हैं। इनका सारा काम पूर्णिया में चल रहा है और हाल फिलहाल के दिनों में इन्होंने एक हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया था सुपौल में, जहाँ पे चिराग पासवान भी आए थे, बैद्यनाथ मेहता को भी बुलाया गया था। तो इनका भी कहीं ना कहीं एक उद्देश्य है कि यहाँ से एक पॉलिटिकल सपोर्ट मिले। ऐसे में ये भी एक दावेदार हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कैप्टन विश्वनाथ जो हाल के दिनों में भाजपा ज्वाइन किए हैं, ये भी कहीं न कहीं अपनी दावेदारी कर रहे हैं और भाजपा की ओर से ये भी ताल ठोकते हुए नज़र आ सकते हैं। एक सीट भागलपुर की जो है, भागलपुर में चूँकि पहले से भाजपा के पास ये सीट रही है, ऐसी स्थिति में जिस प्रकार से अभी मुस्लिम वर्ग का भाजपा की ओर रुझान बढ़ा है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कोई मुस्लिम कैंडिडेट, खास करके शहनवाज हुसैन वहाँ से पहले भी चुनाव लड़े हैं, उम्मीद की जा रही है कि भाजपा ये सीट जेडीयू से लेकर वहाँ से शहनवाज हुसैन को चुनाव लड़वा सकती है। इसकी संभावनाएं ज़्यादा है। बात हो रही थी बक्सर सीट से भी, जहां अश्विनी चौबे चुनाव लड़े थे। ये तय माना जा रहा है कि बक्सर से उनका सीट कट जाएगा। वो भी एक दावेदार हैं भागलपुर के लिए, लेकिन आप सभी को पता है एक एज क्राइटेरिया भाजपा ने तय किया हुआ है, वो एक अड़ंगा बन सकता है। उसमें ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या उनके पुत्र को टिकट मिल सकता है। लेकिन जो भाजपा की परिपाटी रही है, आप सभी को पता है कि जितने भी बड़े नेता हैं उनके पुत्र भी भाजपा में हैं तो ज़रूर, लेकिन एक बूथ लेवल काम से करते हुए वे अपने आप को राजनीति में स्थापित किए हैं और इसीलिए उन्हें आगे चलकर चुनाव लड़ने का मौका मिला है। चाहे जिन भी नेताओं के पुत्र को आप देख लें, सारी की परिपाटी यही रही है भाजपा में, और इस हिसाब से क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। एक और सीट है वाल्मीकि नगर। तो दोस्तों, वाल्मीकि नगर जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है, कोई भी कार्यक्रमों की शुरुआत आप देखे होंगे बिहार में वाल्मीकि नगर से की जाती है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो सीट है, इसकी चौहद्दी को अगर आप देखेंगे तो इसके आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ पे भाजपा चुनाव लड़ती रही है। ऐसे में वाल्मीकि नगर
भाजपा अपने पास ही रखेगी या अपने सहयोगी को भी दे सकती है, क्योंकि यहाँ पे चिराग पासवान की भी नज़र है और उपेंद्र कुशवाहा की भी नज़र है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी जो परिदृश्य बनी हुई है इसमें आप देखिएगा कि बहुत सारे पार्टियों, खास करके राजद और कांग्रेस के कई ऐसे सांसद विधायक होंगे जो आने वाले दिनों में हो सकता है भाजपा ज्वाइन कर ले। ऐसे में उन लोगों को भी एडजस्ट करना होगा, इसलिए भाजपा कुछ सीटें रिज़र्व रख सकती है और कहीं ना कहीं उनको एडजस्टमेंट भी किया जाना ज़रूरी है। एक और बात आप सभी को पता है कि सीमांचल को यूनियन टेरिटरी बनाने की भी बात चल रही है। चूँकि 2029 के पहले परिसीमन भी होना है, जातीय गणना भी होनी है और ये सारे सर्वे कराने के बाद 2029 में महिला आरक्षण को भी लागू करना है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हो सकता है कि 2029 के चुनाव में ये एक अलग यूनियन टेरिटरी के रूप में ये क्षेत्र आपको देखने को मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इन सभी में यही है साथियों कि हमने जो सीटों का बंटवारा को लेकर समीकरण आपको दिया है, इसमें कहीं कोई चेंज होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है और 2-4 दिनों में इन खबरों पे मुहर भी लगती हुई आपको नज़र आएगी ज़रूर, ये तय है। तो कहने का तात्पर्य ये है इस विशेष खबर में कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बने रहने के लिए अपने आधा दर्जन सांसदों की कुर्बानी दी है और जेडीयू के कई सीटों पर भाजपा अपना प्रत्याशी देगी, ये भी आप याद रखिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये विश्लेषण कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर अपनी राय रखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आप सभी से मेरा ये नम्र निवेदन है कि इन सीटों के फॉर्मूले को समझने के लिए मेरी जो पिछले जो 2 वीडियो हैं 65 और 60, इसको भी जाकर आप देखेंगे तो इससे बहुत चीज़ आपकी आशंकाएं क्लियर हो जाएगी कि जेडीयू कौन सी सीट पे चुनाव लड़ती हुई भी नज़र आएगी। बाकी ये मुहर लगने के बाद इस पे भी हम चर्चा आप सभी के साथ ज़रूर करेंगे। हमारी भी नज़रें बनी हुई है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।